जनवरी की वो सुबह अरुणाचल की पहाड़ियों में कुछ अलग ही सन्नाटा लेकर आई थी। पूरे शहर में एक गहरी नींद बिखरी हुई थी और ईटानगर की वादियों में कोहरा ऐसा लिपटा था जैसे किसी रहस्य ने अपनी सफ़ेद चादर फैला दी हो। जंगलों की सरहद पर स्थित ईटानगर रेलवे स्टेशन उस वक्त पूरी तरह से वीरान था। न कोई ट्रेन की आवाज़, न कोई अनाउंसमेंट और न ही कोई पैसेंजर की भागम भाग। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक टूटी हुई लकड़ी की बेंच, उस पर जमी काई और धूल जैसे वहां सालों से किसी ने कदम ही ना रखा हो। सुबह के 4:45 बजे की हवा में नमी इतनी गहरी थी कि सांस लेते ही सीने में सिरहन उतर आती थी। इसी अजीब से माहौल में विवेक स्टेशन पर पहुंचा, जो एक लेखक था, जो जिंदगी की उथल पुथल से तंग आकर शांति की तलाश में निकल पड़ा था। लेकिन जैसे ही उसने उस स्टेशन पर पहला कदम रखा, एक अजीब सी सिरहन उसकी रीढ़ से उतरकर तलवों तक पहुंच गई, मानो जमीन के नीचे कई पुरानी चीखें दबी हो, जो अब धीरे धीरे ऊपर आना चाह रही थी। जनशताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आती है, धीमी थकी थकी सी आवाज़ करती हुई, जैसे उसे खुद भी मालूम हो कि इस यात्रा में कुछ अशुभ छिपा है। ट्रेन का कोच B5, जिसमें विवेक की सीट थी, लगभग खाली था। अंदर घुसते ही उसे हल्की सी सिलहन की गंध महसूस हुई, बल्कि अधूरी आत्माएं समाई हो। कोच की रोशनी टिमटिमा रही थी और बाहर का कोहरा खिड़की के शीशों पर सांसें छोड़ रहा था। उसी डब्बे के कोने में बैठी थी एक अजीब सी बूढ़ी औरत, सफ़ेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और एक पुराना माला जिसे वो लगातार अपनी उंगलियों में घुमा रही थी। उसके पास रखी एक छोटी सी थैली से कुछ मिट्टी झांक रही थी, जैसे वो किसी कब्र की हो। उस बूढ़ी अम्मा की मौजूदगी में एक अजीब सा बोझ था, जैसे डब्बे की हवा में अचानक समय जम गया हो। उनकी आंखों में झांकना वैसा ही था जैसे कोई गहरा काला कुआं हो। पूरा डब्बा, पूरी ट्रेन, यहाँ तक कि वह व्यक्ति भी उस पल रुक सा गया था। ट्रेन आगे बढ़ने लगी, लेकिन जैसे जैसे वो ईटानगर से दूर जा रही थी, बाहर का नज़ारा अजीब होता जा रहा था। पैर अपनी जगह से झुक रहे थे, मानो किसी अहस शक्ति को सलामी दे रहे हो। हवा में बर्फीली सी सरसराहट थी और ट्रेन की आवाज़ मानो किसी कब्र के ढक्कन की तरह लग रही थी। एकाएक बिना किसी कारण के ट्रेन रुक गई। खिड़की से बाहर झांका तो वही ईटानगर स्टेशन सामने था, लेकिन अब उसका रूप पूरी तरह से बदल चुका था। वहाँ अब धुंध की जगह धुआं था और प्लेटफॉर्म पर चलने के निशान नहीं, खून की सूखी लकीरें थी। विवेक डर गया। वो अपनी सीट से उठा, लेकिन सामने देखा तो अम्मा वहाँ नहीं थी। उसकी जगह सिर्फ एक राख की लकीर थी, जो सीट से दरवाजे की ओर जाती थी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने गया और वहीं सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी वही अम्मा। अब उसके चेहरे पर इंसानियत नहीं, बल्कि मौत का चेहरा था। विवेक दौड़ते हुए अगले डब्बे में गया, लेकिन वहाँ का दृश्य और भी भयावह था। हर सीट पर कोई ना कोई था, पर कोई हिल नहीं रहा था। एक महिला थी जिसका सर घुटनों में था, लेकिन गर्दन झुककर पूरी तरह से टूट चुकी थी। एक आदमी था जो अखबार पढ़ते हुए जला पड़ा था, और सबसे अंत में एक बच्चा था जिसकी आंखें बंद थी, लेकिन होठों पर मुस्कान थी, और उसकी मुट्ठी में एक पुराना टिकट था जिस पर लिखा था, ईटानगर से स्वर्ग तक। हर डब्बे की दीवार पर खून से कुछ नाम लिखे थे, जिसमें आखिरी नाम था विवेक मेहता। वो पूरी तरह से कांप गया। ट्रेन अब रुक चुकी थी और लगता था जैसे वो किसी और ही आयाम में फंस गया हो। और तभी सामने से आती हुई एक आवाज़ ने उसे और भी डरा दिया। वक्त खत्म हो गया है बेटा, अब तुझे मेरे साथ चलना होगा। अचानक ट्रेन की छत से एक तेज सफ़ेद रोशनी गिरी और अम्मा के ठीक सामने एक लड़की की आत्मा प्रकट हुई। वो जवान लड़की जिसकी आंखों में करुणा और भय दोनों थे, धीरे धीरे अम्मा की ओर बढ़ी। वो लड़की उसकी खोई हुई बेटी थी, रीमा। सालों पहले ट्रेन में हुए एक दर्दनाक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। ट्रेन से फेंक दिए जाने के बाद उसकी लाश प्लेटफॉर्म के नीचे पड़ी मिली थी। अम्मा ने जब अपनी बेटी को खो दिया तो उन्होंने उसी ट्रेन के नीचे आकर जान दे दी थी। तब से वो आत्मा बनकर हर उस यात्री से बदला ले रही थी जिसे उन्होंने अपनी बेटी की जगह देखा। लेकिन अब सालों बाद रीमा की आत्मा वापस आई थी, अपनी माँ को मुक्ति देने।
अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसका भयानक रूप धीरे धीरे इंसानी बनता गया। अब वो सिर्फ एक टूटी हुई माँ थी जो अपनी बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ विवेक की आंख खुलती है। ट्रेन अब नाहरलागुन स्टेशन पर खड़ी थी। खिड़की से बाहर झांका तो सूरज की हल्की रोशनी प्लेटफॉर्म पर बिखरी हुई थी। सब कुछ सामान्य था। लोग अखबार पढ़ रहे थे, बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे थे और चाय वाला अपनी ट्रे लिए आवाज़ लगा रहा था। डब्बे में बैठी अम्मा अब वहाँ नहीं थी, जिसकी जगह सीट पर सिर्फ एक माला और एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी पर लिखा था, अब डर खत्म हुआ बेटा, मेरी बेटी मुझे मिल गई है। अब कोई मुसाफिर खोएगा नहीं, धन्यवाद। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने बाहर देखा और ईटानगर स्टेशन की छत पर एक पत्थर लगा था, रीमा और राधा देवी की स्मृति में, जो अब रोशनी बन गई। अब जन शताब्दी एक्सप्रेस फिर से ईटानगर स्टेशन पर रुकती है। लोग वहां उतरते हैं, चाय पीते हैं और जीवन आगे बढ़ता है। लेकिन इस स्टेशन की हवा में अब डर नहीं, बल्कि एक सुकून है। वो अम्मा जो कभी आत्माओं को अपने साथ ले जाती थी, अब सिर्फ आशीर्वाद देती है। और यदि कभी तुम्हें जन शताब्दी में सफ़र करते वक्त कोई बूढ़ी अम्मा दिखे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि अब वह सिर्फ माँ है जिसकी आत्मा को आखिरकार चैन मिल गया है।